रहते तो मैं ऐसे जिंदगी नहीं जीती और यहाँ वहाँ बदल बदल ठोकर भी नहीं खाती सर। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे को गर्व है कि शहीद हो गए, लेकिन वो चीज़ अलग है सर। लेकिन इतना भी क्या भटक के जीना, जबकि शासन की ओर से हमको सब कुछ मिलने का था, वो भी नहीं मिला सर। मेरे डैडी रहते तो मैं ऐसा नहीं भटकती, कहीं ना कहीं मुझे अच्छी तरह के से रख लेते। बहुत याद आती है मेरे पापा मम्मी की। मैं बचपन से इतना झेली हूँ ना सर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलेगा, हम लोगों को अच्छे से रहेंगे बोल के। सब जैसे रहते हैं वैसे हम लोग भी रहना चाहते हैं। कई सारे लड़की लोग भी है मेरे जैसा, यहाँ वहाँ भटकते। हम लोग नक्सल पीड़ित परिवार में से इतना साल हो गया, पूरा 12 साल हो गया। जैसे पापा खत्म हो गया वैसे ही मैं यहाँ वहाँ भटकना, काम करना, इसको उसके घर में रहना, कभी उसका गाली कभी उसका लोचा, ऐसे करते करते मैं यहाँ रूम ले ली सर। पेट को देखती कि बड़े को देखती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। मैं कैसे यहाँ तक ऐसे जी रही हूँ मेरे को समझ में नहीं आता है। कभी कभी लगता है सर मैं क्यों हूँ ऐसा, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मम्मी पापा की एक ही बेटी हूँ, फिर उसका निशानी चला जाएगा बोल के फिर सोचती हूँ सर। कुछ भी नहीं था मेरे पास, बहुत यहाँ दर बदर भटकी हूँ पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, और क्या बोलते हैं यहाँ वहाँ रहना है दूसरे घर में। कभी कभी यहाँ इतना बारिश होता है, इतना परेशानी, बारिश में भी काम बंद हो जाता है। अभी लॉकडाउन में भी इतना परेशानी हुआ। ये दीवार मन भी पूरा फटा है, जब बारिश आता है तो मैं बैठे रहती हूँ नीचे में, गिर जाएगा दीवार और क्या बोलने से। पैसा के लिए भी कभी कभी खूब दिक्कत जाता है। काम करती हूँ तो खाती हूँ, जब नहीं रहता है तो ऐसी रहती हूँ। ज्यादा महंगा रूम देखने से तो पैसा भी नहीं है, इतना महंगा रूम में कहाँ रहेंगे सर हम लोग। यहाँ वहाँ भटक भटक के पूरा साल हो गया। यहाँ वहाँ ऑफिस में भटकना, एसपी ऑफिस और कहाँ कहाँ, बहुत पूरा 12 साल हो रहा है मैं भटक रही हूँ। इतना सारा योजना का लाभ मिलने वाला है हम लोग को और कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। रात को भी इतना डर लग रहा था, दीवार इतना फटा है। यहाँ उठ के बैठे रहती हूँ मैं। जब यहाँ आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, पूरा काम कर करके मैं खरीदी हूँ। नहीं पता कब सरकार हम लोगों को नौकरी देगा या फिर कुछ रहने का व्यवस्था देगा या नहीं देगा, कि ऐसे ही हम लोग मर जाए, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ वहाँ दूसरे घर में रह रह के पढ़ाई भी की हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। आगे का पढ़ाई भी नहीं रहा। ऑफिस में जा जा के इतना सारा पावती है मेरे पास। आईजी ऑफिस गई, रायपुर गए, एसपी ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस गए, विधायक के पास गए, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग कैसे करके जीना है, कहाँ रहना है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी बीमार पड़ गए, कुछ पड़ गए तो खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला भी नहीं है हम लोग को। यहाँ अधिकारी लोग भी हम लोग का ध्यान नहीं रखते। कम से कम साल भर में या तो अपना जिला में या तो फिर रायपुर में कहीं बुला के नक्सल पीड़ित परिवार को पूछेंगे या कुछ करेंगे, कौन कहाँ रहता है, कहाँ कैसे जी रहे हैं। ये सब कुछ अधिकारी लोगों के पास ना टाइम है, ना सरकार के पास टाइम है। किसी के पास हम लोग को ध्यान देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हम लोग को इतना सारा योजना का लाभ मिलने वाला है, सरकार हम लोग को दिया ही नहीं है और ये जिंदगी हम लोग को देखना पड़ रहा है। बीमार रहने से भी खाना पीना भी नहीं मिलता है सर, ऐसा हो जाता है स्थिति। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ सर। आपने जिन्हें सुना वो पुलिस जवान की बेटी हैं, जिन्होंने बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी। इन दीवारों की दरारें और कमरे की हालत देखकर आप इनके हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने शहीद की इस बेटी से बात की। एक बच्ची बहुत छोटी थी, उसके माँ का देहांत हो गया। अफसोस कि उसकी माँ की तस्वीर भी नहीं उसके पास, इस वजह से जन्म देने वाली उस माँ का चेहरा भी उस बच्ची को अब नहीं पता। उसके पिता
कि हाथ में सरकार ने माओवादियों के खात्मे के लिए बंदूक थमा दिया और एक नक्सल हिंसा में, एक नक्सल हमले में वो अपने पिता को खो दी। ये बच्ची अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और मजदूरी करके उस शहीद की बेटी अपनी जिंदगी किसी तरह गुजार रही है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप देख रहे हैं बस्तर जंक्शन। दरअसल हम नक्सल पीड़ित परिवारों के हक को, नक्सल पीड़ित परिवारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे माध्यम से नक्सल पीड़ित परिवारों को उनका हक मिले। पिछले करीब 12 सालों से नक्सल पीड़ित परिवार पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों का लगातार चक्कर काट रहे हैं। इन परिवारों में एक लड़की भी है जिसका नाम सरोजनी साहू है। सरोजनी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। सरोजनी बीजापुर के एक छोटे से किराए के मकान में रहती हैं। किराए के मकान में बहुत सी दरारें आ चुकी हैं। इस मकान में पानी रिसता है। इस वक्त हम बैठे हैं, फर्श में नमी है, जो इस बात का सबूत भी है। सरोजनी कहती हैं कि उन्हें यहाँ सोने में डर लगता है, इस बात का डर कि हवा तूफान में कहीं ये मकान जमींदोज ना हो जाए और सरोजनी कहीं उसके जद में ना आ जाए। सरोजनी क्या कुछ कितनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। दरअसल सरोजनी के आगे पीछे कोई नहीं है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद के लिए हम आगे आएं। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो भी सरोजनी की मदद के लिए आगे आए। सरोजनी, स्वागत है आपका बस्तर जंक्शन में। आप बताएंगे कि मम्मी का देहांत कैसे हुआ, पापा का देहांत कैसे हुआ? सर, मम्मी तो मैं बहुत छोटी रही हूँ, उसके बाद वो बीमार में ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर पापा थे और हम लोग दादी दादा वैसे तीन परिवार रहते थे। उसके बाद फिर पापा जब जुर्म निकला ना, तब फिर उसमें एसपीओ में भर्ती हो गए। उसके बाद वो भर्ती हुए कि नहीं सर, उसके बाद वहाँ शहीद हो गए। उसके बाद फिर मैं इधर उधर भटकना, क्या बहुत ज़्यादा परेशानी में थी सर। दादा दादी भी ख़त्म हो गए, उनके चलते भी मुझे बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवार वाले भी ध्यान नहीं दिए। पढ़ाई लिखाई के लिए भी उतना ही परेशानी हुई है सर। यहाँ वहाँ दूसरे घर में रहना, काम करना, सब। उस टाइम भी पापा का बहुत याद आता था, लेकिन मैं देश के लिए शहीद हो गए भी बोल के चुपचाप रहती थी सर। लेकिन सरकार को हमारा लाभ देना चाहिए। इतना सारा घर मिलने का था सर, पैसा, नौकरी और बस पास, राशन कार्ड, वो सब भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिए सर। उस समय मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं था। यहाँ वहाँ भटकते ही जिंदगी पूरा चला गया, यहाँ तक पहुँची हूँ सर। वहाँ भी रहती थी तो उनका डर था, वहाँ भी कुछ खाने पीने के लिए डर था? नक्सली लोगों का सर, गांव में। उसके बाद फिर बीजापुर आई सर। यहाँ जीने के लिए सहारा नहीं था। फिर यहाँ वहाँ कूली मजदूरी करके इस किराए का मकान में रहती हूँ सर। यहाँ भी बहुत डर लगता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा सरकार हमारा आवाज़ ही नहीं सुनता है सर। 12 साल से भटक रही हूँ, ये दफ्तर वो दफ्तर, ये ऑफिस वो ऑफिस, एसपी ऑफिस रायपुर और यहाँ आईजी ऑफिस भी गई हूँ सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है हम लोगों का। अधिकारी लोगों के पास ना टाइम है, ना सरकार के पास टाइम है। हमारे को इतना सारा योजना मिला, वो योजना का लाभ भी नहीं मिला सर। अच्छा, अब कैसे आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं? जी, मैं काम में जाती हूँ सर। ये बारिश के मौसम में काम भी बंद हो जाता है सर, तो बहुत दिक्कत जाता है। तो खाना पीना कैसे करते हैं जब काम नहीं मिलता आपको? मिलता है तो खाती हूँ सर। एक दिन भूखे भी रहना पड़ता है जब पैसा नहीं रहता है तब। ऐसी बारिश के टाइम में पैसा के लिए बहुत दिक्कत जाता है। तो ऐसे में आपको अपनों की तो बहुत याद आती है? बहुत याद आती है सर। जब तबीयत खराब होता है तब भी अकेले ही मैं पूरा संघर्ष कर लेती हूँ। अकेले ही पूरा संघर्ष कर लेती हूँ सर। तो घर पे कोई नहीं है परिवार में आपके?
है, लेकिन उन लोग अपना कोई ध्यान नहीं देते हैं सर। क्यों ध्यान नहीं देते? अब नहीं पता सर, ध्यान देते तो मैं यहाँ नहीं रहती, अच्छा, कहीं अच्छा घर में रहती, सबके साथ रहती। क्या करते हैं वो? क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? वो एक ही जन है, बड़ी मम्मी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है सर। अच्छा, चलिए, तो अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी ये मांग है, जब कोई शहीद हो जाता है, ठीक है शहीद हो जाता है, सलामी देते हैं, जो भी योजना देते हैं उसके लिए मैं मानती हूँ सर, लेकिन ऐसे भी कोई जिला में या तो फिर रायपुर में साल भर में भी एक बार नक्सल परिवार पीड़ितों को बुलाए और उनका हाल चाल पूछे, कोई अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार हो, और हमें जो लाभ मिलना चाहिए, घर, खेती बाड़ी, नौकरी, पैसा, ये सब लाभ दे। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है सर, और हम जैसे गरीब लोग का सपना भी पूरा हो, सरकार ऐसे मदद करे, मैं यही चाहती हूँ। दर बदर ना हम लोग भटके, ऐसे कई सारे ऐसे मेरे जैसे भी हैं सर, कई माँ है, कई बेटी है, उन लोगों को भी डर है कहीं कोई आके मार ना दे, और अपना जिंदगी कैसा यापन करते हैं उन्हीं लोग जाने हैं। बिल्कुल, तो ये सरोजनी थी, काफ़ी परेशान है, संघर्ष भरा जीवन है, बहुत सी चुनौतियां हैं, बावजूद इसके सरोजनी अपना हिम्मत नहीं हार रही। ये बात और है कि सरोजनी को हर वक्त अपने माँ बाबूजी की याद सताती है। सरोजनी कोशिश में है कि सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिले। पिछले कई सालों से सरोजनी सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रही है। उसे ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ही सही जिम्मेदारों की नींद टूटेगी। सरोजनी के ये आंसू, सरोजनी का ये दर्द सरकार और हुक्मरानों तक पहुंचेगा और सरोजनी को एक नौकरी जरूर मिलेगी। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो बस्तर जंक्शन के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।